तो बेसिकली आज का जो वीसी रखा है दैट वाज रिगार्डिंग जो भाई कैपिटल पनिशमेंट वाला है, सच अ डिसअपॉइंटमेंट, अटर डिसअपॉइंटमेंट था भाई। टॉपिक, समवन रीड द टॉपिक, क्या था टॉपिक? समवन रेज अ हैंड एंड रीड आउट द टॉपिक। यस नहीं, बताओ क्या था टॉपिक? Capital punishment is a deterrent for heinous crimes. हाँ, तो इससे क्या समझे, मुझे बताओ। सर फियर फियर समथिंग की कुछ ना करे, मतलब जैसे क्राइम्स ना करे। अभी अगर डेटरेंस का। मैं टॉपिक, वेरी गुड, ठीक है, अभी मान लो अगर मैं टॉपिक ये देता ना, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैंड, तो भी सेम ही आर्ग्यूमेंट आने थे सबके, बिकॉज सर वही रटे रटाए पॉइंट्स लिखे हैं। जस्ट लेट मी कंप्लीट। लोगों ने क्या लिखा है भाई? इट गिव्स अ सेंस ऑफ जस्टिस टू द फैमिली ऑफ द विक्टिम। भाई विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिल रहा है, हाउ इज दैट अ डिटरेंट फॉर द क्रिमिनल्स? मतलब मेरी तो, इट्स बियॉन्ड माय डेप्थ ऑफ, बियॉन्ड माय कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन था कि कैपिटल पनिशमेंट शुड एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर हेनस क्राइम। डिटरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज किसी को करने से रोके, सो दैट इज डिटरेंस। अब उसमें तुम लोग ये लिख रहे हो यार कि विक्टिम की फैमिली को मिल जाएगा जस्टिस, एथिकल, ये वो। भाई डिटरेंस तो क्रिमिनल्स का करेगा ना, हाउ इज इट रिलेटेड टू डिटरेंस? तो इट वाज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक, बट बहुत सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के साथ सबने लिख दिया है। एंड सच में आई थिंक किसका, एक एक का, बस एक ही बंदे का सही आया है, जिसने, मतलब जिसने सोच के लिखा है कि ठीक है डिटेरेंस का फैक्टर लिखा है। आई पता नहीं क्या उसका नाम, अनुज है, आई थिंक अनुज ने सही लिखा है बस। बाकी एक भी बंदे का ऐसा नहीं है विच आई कैन से कि ठीक है उसके दिमाग में था कि यू हैव टू कीप डिटेरेंस इन माइंड व्हाइल राइटिंग दी ऐसे। बिकॉज कीवर्ड यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ठीक है भाई जान ले लेना, तो सही बात है या नहीं सही बात है, इस पे डिबेट नहीं थी। डिबेट थी कि किसी का तुम अगर लीगली जान लेते हो एज अ पनिशमेंट, डज इट प्रोवाइड डिटरेंस टू द हेनस क्राइम्स इन फ्यूचर, इस पे बात करनी थी। तुम लोगों ने जर्नलिस्टिक बात की हुई है कि कैपिटल पनिशमेंट की प्रॉपराइटी भी बात की कि कैपिटल पनिशमेंट राइट या रॉन्ग, दैट वाज नॉट द टॉपिक। अब भाई ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ मुझे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड किसको किसको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये हमसे गलती हुई थी, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक एंटायरली व्हाइल राइटिंग। ठीक है, तो पहले तो कैमराज ऑन करो यार। फिर वही है, एक दो लोग के चालू रहते हैं, बाकी लोग ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या ईयरफोन लगा के बेड में लेटे हुए हैं, क्या कर रहे हो। पहले सब लोग अपने कैमराज ऑन करो, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, टर्न ऑन योर कैमराज। ठीक है, बार बार बोल बोल के थक गया हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोलने का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 10 बजे तक कॉपी भेज दो, लोग नहीं भेजते हैं। कैमराज ऑन कर लो, नहीं करते हैं। पता नहीं क्या, मतलब शाइनेस है, कैमरा क्वालिटी खराब है कि सर मेरे पास तो आईफोन नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी भी नहीं ऑन करेंगे, वही है ना कि ठीक है वॉट एवर। तो पॉइंट इज भाई, नाउ इज नॉट द टाइम कि तुम लोग इतना सिंपली अप्रोच करो किसी टॉपिक को। टॉपिक मिलता है, मैं बोल बोल के थक गया भाई, पहले उसको समझ लो। जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आएगा, बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, सीखा हुआ होता है, तो बस दिख गया और शुरू कर दिया, ऐसा मत करो। तो अभी तो तुम लोग टॉपिक समझ गए हो ना कि क्या टॉपिक है? कितने लोगों को टॉपिक अभी समझ में आ गया है? ठीक है भाई प्रत्युष, नो इश्यूज। अभी किसको किसको टॉपिक समझ में आया है? ठीक है, तो जस्ट राइट नाउ टेक 2 minutes एंड फ्रेम योर पॉइंट्स कि कैपिटल पनिशमेंट इज एन इफेक्टिव डिटरेंट फॉर हेनस क्राइम। अभी तो टॉपिक समझ में आ गया तुम लोग की। तो नाउ आई वांट यू पीपल टू कम अप विद रेलेवेंट पॉइंट्स। सो जस्ट टेक 2 minutes और रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो, और फिर आई विल गो अबाउट आस्किंग 2 or 3 पीपल अबाउट इट। ठीक है, जस्ट टेक योर टाइम एंड राइट इट।
ठीक है, आई गेस कुछ तो पॉइंट्स लिख लिए होंगे सबने, ठीक है, तो कौन बताएगा कि अभी क्या पॉइंट्स लिखे हैं? समवन रेज अ हैंड एंड कुछ तो बताओ भाई, स्टार्ट द डिस्कशन। अरे इतना क्या लिख रहे हो भाई, जब लिखने का टाइम था तब नहीं लिखा है अभी। नाउ इज द टाइम फॉर डिस्कशन, ठीक है। चलो भाई सूरज तुम बताओ। जस्ट स्टार्ट इट, विल डिस्कस इट, इट्स नॉट दैट सर, आई हैव जस्ट कॉम्प्लिकेटेड रीडन कि कि इतना सोचना पड़े। मतलब यस सर, I have just written कि advocates for a notion holds that capital punishment act as a redistribution. रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई, वो रेट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई आई पुट अ हाँ, स्ट्रगलिंग क्वेश्चन मार्क retribution, था। हाँ, yes तो sir, वो yes sir. देखना चाहिए था ना भाई मतलब थिंग्स अपार्ट, जो मैं रिमार्क्स देता हूँ ना, मतलब इफ दे आर नॉट एंटायरली क्लियर, यू कैन आस्क मी कि सर व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है, तो दैट इज रेट्रीब्यूशन। तो पॉइंट इज कि देखो, रिगार्डलेस ऑफ तुम लोगों ने क्या लिखा होगा, देखो एक पॉइंट जो मोस्टली लोगों ने सही लिखा है, दैट इज इट विल क्रिएट अ फियर अमंग द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल क्रिमिनल्स, जो ऐसा सोचते हैं कि दे कैन डू समथिंग लाइक दिस, तो दैट इज अ वैलिड पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो वैलिड है ये वाला कि इट क्रिएट्स फियर इन द माइंड्स ऑफ, ये वाला। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं हु परपिट्रेट दिस क्राइम्स, दे आर साइकोपैथ्स, तो तुम नो मैटर व्हाट पनिशमेंट यू मे इम्पोज ऑन देम, इट वोंट प्रूव एज एन इफेक्टिव डिटरेंस, ठीक है। सो दिस इज योर आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। सेकेंड, यू कैन गिव अबाउट, देखो चीजों को ना थोड़ा सा यू हैव टू मैनेज डेफ्टली, मतलब you should be smart with things. So second point you could quote is कि international examples show in countries where there is capital punishment is being imposed and it is being meted out harshly, वहां पे crime rate is low. You can give the example of Gulf countries. तो this is your argument कि this is an effective deterrence. अब इसका counter argument क्या बनता है कि these are the same countries जहां पे human rights का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वुमेन को सप्रेस किया जाता है, सिविल लिबर्टीज इतनी ज्यादा नहीं दी जाती हैं, सो वी डोंट वांट टू मेक अ पुलिस स्टेट एंड देन गिव आउट दिस कैपिटल पनिशमेंट। तो तुम्हारा सेकंड सेट ये हो जाएगा। थर्ड से जो थर्ड आर्गुमेंट है विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव अगेन गॉट इट राइट इज कि रिपीट ऑफेंसेस नहीं होगी भाई, जिसने एक बार किया कुछ ऐसा काम और तुमने उसको सीधे टपका दिया तो जिंदा ही नहीं बचेगा ऐसे काम दोबारा करने के लिए, तो ऑब्वियसली डिटरेंस है, ठीक है। एंड इसका फ्लिप साइड क्या बन सकता है कि जब तुम ऐसे काम करते हो, लेट अस से टेररिज्म है, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि यू मेक अ एग्जांपल आउट ऑफ दीस पीपल एंड यू एंड देयर लाइव्स, these people are also being treated as martyrs and उससे it acts in a counter intuitive way because people उल्टा मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें ऐसे काम करने हैं, वो जिहादी वगैरह जो भी रहते हैं। सो दिस इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि ओके तुमने उसकी लाइफ एंड कर दी। अब देखो इसमें कई लोगों ने लिखा है कि स्टेट के रिसोर्सेस खर्च होते हैं, अब स्टेट के रिसोर्सेस खर्च होते हैं, दिस इज नॉट अ डिटरेंस, ठीक है, ये स्टेट का टेंशन है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू डिटरेंस। तो मैं यही बोलता हूँ, ये तो इट वॉज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि इतने गलत आंसर आए, बट पीपल डिड नॉट पे इनफ अटेंशन टू द टॉपिक। तो जो भी तुम लिख रहे हो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ इट इज नॉट नेसेसरी कि जो तुम्हें आता है वो लिखो, लिखना वो है जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, तुम्हारा ये प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, तो अगर तुमने टॉपिक अच्छे से सोचा हुआ है पहले से ही कि ठीक है ओके दिस इज बीइंग आस्क्ड, ये पूछा जा रहा है, मैं इसको समझ लिया है, तो कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि ठीक है मैं लिखने जा रहा हूँ, स्टेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, इनके पीछे रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, सो इज इट रिलेटेड टू डिटरेंस,
अगर रिलेटेड नहीं है तो भले ही तुम्हें वो पॉइंट वैलिड लग रहा है उसको मत लिखो, बिकॉज दैट वोंट फेच यू मार्क्स एंड मतलब फ्रैंकली उसमें बस तुम अपना टाइम और इंक वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का। इससे बेटर ये है कि 2 मिनट सोच के, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट कंप्लीट 300 वर्ड्स, बट रेलेवेंट ज्यादा लिख के आओ, स्ट्रक्चर अच्छा रखो अपने आंसर का, ठीक है। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट तुम्हारा ये वाला हो गया, ये क्या बोलते हैं, लाइफ को एंड करने वाला, एंड उसके अलावा उसके बाद ऑब्वियसली रिपीट ऑफेंस नहीं होंगे। फिर फोर्थ तुम लिख सकते हो आई डोंट नो किसी ने लिखा था कि कोर्ट्स इन्वेस्टिगेट करती हैं। भाई देखो, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन सब चीजों में कंफ्यूज मत हो। प्रोसिक्यूशन अलग होता है, जुडिशरी अलग होती है, इन्वेस्टिगेशन अलग होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले एक कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो केस कोर्ट में जाता है। तो अलग अलग एजेंसी से अलग अलग काम कर रही हैं। कोर्ट का काम होता है ट्रायल लेने का, ठीक है, वो केस सुना जाता है वहां पे। कोर्ट्स इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, वो मेरिट्स और डिमेरिट्स डिसाइड करती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी यूजुअली पुलिस, सीबीआई, ये सब होती है, ठीक है। तो अब तुम अपने दिमाग में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू टॉपिक बट जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, अगर तुम एक इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम एक देश में चाहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बना रहे, तो तुम्हारा कोर्ट्स मतलब जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन मतलब जो लॉयर्स होते हैं जो केस की दलील करते हैं, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, प्रोसिक्यूशन हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन सेटअप है, जो एजेंसीज हैं, सीबीआई हो गया, सिविल पुलिस हो गई, सीआईडी हो गई, ये सब इनको साइंटिफिकली काम करना चाहिए, सो दैट अच्छे एविडेंस लेके कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकें। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से क्रिमिनल्स छूट ना जाएं, एविडेंस ना डिस्ट्रॉय हो जाए, ये सारी चीजें होती हैं। तो इफ यू वांट किसी एक नेशन में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बनाए, तो ये सारी जो भी प्रोसेस है इनको अच्छे से काम करना चाहिए। सो तुम्हारा फोर्थ आर्गुमेंट ये हो सकता था कि भाई अगर हमारे किसी भी देश में भाई ये सारी एजेंसीज अच्छे से काम कर रही हैं, और जो भी ऐसे क्राइम्स होते हैं इनको हम इफेक्टिवली मीट आउट किए जाने पनिशमेंट ऐसे कि ठीक है कि भाई कोई ऐसा क्राइम हुआ, उसमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन किया, जल्दी से प्रोसिक्यूशन ने काम किया, और फिर जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उसको हैंग टिल डेथ कर दिया, मार दिया उसको। तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ डिटरेंस। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है, भाई देखो जुडिशरी का क्या क्रेडो है अपने यहाँ कि 100 गिल्टी में गो फ्री, बट एक भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो जब तुम ये सारे काम इतनी फास्ट पेस पे करोगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऑल दिस प्रोसेसेस विल सफर, ठीक है। इसका जो मैं भी तुम्हें तीनों नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो डिटेरेंस नहीं, एक फियर साइकोसिस बनाएगी, ठीक है। वी डोंट वांट दैट, भाई हम तो चाहते हैं लिबर्टी रहे, लोग अच्छे से फले फूले बड़े हों, ठीक है। सो उसका फिर ये बन सकता है कि सो इट विल नॉट एक्ट एज अ डिटरेंट, ये वाली बात हो गई। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बना सकते थे। मैं तो यही बोलता आ रहा हूँ सबको कि भाई थोड़ा सा टाइम लो, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टाइप में लिखो। यू पीपल आर गिविंग पॉइंट्स वो सीक्वेंस में, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट एटलीस्ट रेलेवेंस होना चाहिए, बिना रेलेवेंस के मत लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा ये तो आई थिंक मैं यही बोलता हूँ कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में 4 और 5 मेजर पॉइंट्स दे दो। कोई अगर ऐसा है कि भाई हाँ प्रोपोर्शनैलिटी वाला प्रिंसिपल लिख रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला प्रिंसिपल अगेन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिटरेंस, तुम्हें उसको लिंक करना पड़ेगा। अब कैसे लिंक करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, बट टॉपिक इज स्पेसिफिकली अबाउट डिटरेंस, ठीक है। और कौन सा टॉपिक था बताओ भाई, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। और कौन से टॉपिक थे दो लास्ट वीक में, भाई चंद्र प्रकाश बताओ। सर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेल्ड टू डिलीवर ऑन देयर मैंडेट, ये 31 था। क्या यार तुम्हें वॉइस क्लियर नहीं आई थी, फिर से बताना। सर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेल्ड टू डिलीवर ऑन देयर नहीं मैंडेट। ये तो मैंने कल ही दिया, इसको मैं इवैल्यूएट करूँ। मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट वीक 3 टॉपिक थे। ऐसे सर, ऐसे दिया था ना सर आपने, R&D सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, हाँ ठीक है, इंडियन। इंडियाज R&D वाला था। तो इंडियाज R&D में मोस्टली ऐसे ठीक आए, कोई बहुत ज्यादा मुझे इश्यूज नहीं लगे, लोगों ने ठीक लिखा है, बट डेटा या करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग लोगों के ऐसे में एक ही चीज को लेकर अलग अलग डेटा आ रहा है, ठीक है। अब तुम ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि ऑब्वियसली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जज करोगे तो उसमें हमारा एलोकेशन कम है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम है, फिर उसके बाद जो एलोकेशन हो भी रहा है उसे मोस्टली पूरा पूरा गवर्नमेंट दे रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, एक ये इशू हो गया। और
गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है और वो भी कुछ चीजों में दे रही है, जैसे डिफेंस में है, एग्रीकल्चर, इन सब में ठीक ठाक है, बाकी जगहों पे नहीं है। डीआरडीओ को जैसे सबसे ज्यादा देते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर तुम ये एग्जांपल कोट कर सकते हो कि हाँ भाई जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इजराइल वगैरह का दे सकते हो, तो वो तो ज्यादा एलोकेट करते हैं ऑब्वियसली। अब एक चीज क्या है कि जब तुम इंडिया को कंपेयर कर रहे हो, इंडिया को अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कंपेयरिंग इंडिया टू सिंगापुर। भाई मत किया करो कंपेयर, सिंगापुर बस एक सिटी है, कोई मैच ही नहीं इंडिया और सिंगापुर का। इट्स अ सिटी स्टेट, सिटी नेशन है भाई। तो इंडिया को कंपेयर कर रहे हो, यू शुड बी कंपेयरिंग इंडिया विद वो कंट्रीज जो स्केल पे ऑपरेट करती हैं। चाइना हो गया, यूएस हो गया, इनसे कंपेयर करो। इवन ये डेटेरेंस वाले कैपिटल पनिशमेंट वाले में भी सिंगापुर को एग्जांपल दे रहे हो भाई, दैट इज नॉट एन एक्यूरेट एग्जांपल, मैं फिर से बता रहा हूँ। और वैसे भी टॉपिक में कहीं इंडिया नहीं दिया हुआ था, कई लोगों ने इंडिया सेंट्रिक लिख दिया उसको फिर से। नो नीड टू मेक इट इंडिया सेंट्रिक भाई, जहां पे इंडिया नहीं दिया हुआ जबरदस्ती मत लाओ उसको। तो R&D वाला वॉज फाइन इनफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी थी मुझे, लोगों ने ठीक लिखा था। ठीक है, और कौन सा टॉपिक था? सर विकसित भारत 2047। हाँ, विकसित भारत 2047 का था। अब भाई देखो, विकसित भारत 2047 का था, उसमें मेजर प्रीमाइस तो यार जीडीपी का था, दैट इज मेनली इकोनॉमिक। कितना जीडीपी होना चाहिए 2047 तक, क्या है बताओ, क्या टारगेट है हमारा? 3 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, 300 ट्रिलियन, कितना जीडीपी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम? भाई पता ही नहीं क्या किसी को? यस, 30 ट्रिलियन का जीडीपी प्रोजेक्टेड है 2047 के लिए। और कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए इंडिया का उसको अचीव करने के लिए? जीडीपी मोर ग्रोथ देन रेट 8%। भाई फिर से बताना। सर मोर देन 8%। हाँ, मतलब गिव और टेक 8% है। तो जो वो विकसित भारत 2047 है, वो देखो ये सब जो तुम लोग ने बोल बच्चन लिखा है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट मेनली वो इकोनॉमिक डायमेंशन है। हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि बाय 2047 इंडिया का जीडीपी इतना हो जाएगा, उसके लिए हमें इतना ग्रोथ रेट चाहिए। और व्हाट वी आर एमिंग फॉर इज कि इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। और डेवलप्ड नेशन हम इंडिया को कैसे बनाएंगे? जीडीपी पर कैपिटा से। तो अब इस पे बात करनी थी आगे कि व्हाट आर द ड्राइवर्स जो हमें वहां ले जा रहे हैं, और हम कैसे कैसे जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो ले जा रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत ज्यादा वास्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि मेनली अपने आप को कन्फाइन रखो इकोनॉमिक डायमेंशन पे, एंड उसके अराउंड ही बात करो। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक डायमेंशन की बात आएगी तो नंबर 1 पे इंडिया में दिक्कत आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको दिखानी है कि इंडिया अभी करेंटली कहां पर है, जो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी है कितना है भाई, कौन बताएगा? इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी कितना है भाई? ऐसे ब्लैंक क्या देखने लगते हैं यार, ये तो डिस्कस कर चुके हैं वीसी में। कितना है? 3,000 है, 4,000 है, 2,500 है? अरे आई एम आस्किंग पर कैपिटा भाई अभिलाष, कितना है? चाइना का कितना है, यूएस का कितना है? पैथेटिक यार, ये सब चीज तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, $2,500 है, चाइना का 12,500 यूएस डॉलर है पर कैपिटा, और यूएस का 80,000 है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें भी बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर विकसित भारत बनाना है तो नॉट जस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अराउंड बात करो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंश्योर कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हारा आत्मनिर्भर भारत वो सब आ जाएगा, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बातें लिखना जरूरी था उसमें, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका, तो फिर तुम्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह की बातें करनी थी। तो मेनली इकोनॉमिक डायमेंशन से डील करो, तो वो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा विकसित भारत वाला। ठीक है, क्लियर सबको? थर्ड टॉपिक कौन सा था? आई थिंक मैरिटल रेप के ऊपर था थर्ड टॉपिक। क्या था भाई? Yes, sir. Yes, sir. सर वही है। मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। हाँ, तो वो भी लोगों ने ऑलमोस्ट ओके लिखा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी उसमें। बट माय पॉइंट इज कि जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, यू पीपल आर सफरिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे आता है ऐसे, तो तुम लोग क्या करते हो कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा ज्ञान हो गया है। वो काम नहीं करना है। जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल ऐसे आता है, चेरी पिकिंग स्टार्ट करो ना, कि ये लिखना है ये नहीं लिखना है। तुम्हें 25 पॉइंट आते होंगे,
पिक द बेस्ट 5 to 10 पॉइंट्स और उन्हीं को लिखो, अच्छे से इलेबोरेट करो, एग्जांपल्स दो, डेटा दो, ठीक है। जो डायरेक्टली रेलेवेंट है उनको लिख दो, जो रिमोटली रेलेवेंट है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, उनको मत लिखो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, कई लोगों का जो इंट्रोडक्शन है, हनी स्पेशली तुम ये काम करते हो, ये इंट्रोडक्शन ने पूरी कहानी बता देता है, समराइज कर देता है पूरा आंसर। अब जब तुम्हारा मेन कंटेंट पढ़ो, इट डज नॉट फील लाइक एनीथिंग न्यू। मैं काफी बार से रिमार्क डालता हूं, तुम अभी भी वो काम रिपीट किए जा रहे हो, भाई ऐसा मत करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में व्हाट यू शुड डू इज गिव अ जनरल बैकग्राउंड, गिव सम डेटा, डिफाइन इट एंड देन लिंक इट टू द टॉपिक एट हैंड, बस। उसके बाद देन स्टार्ट विद द टॉपिक। ये क्या करता है कि ये ना समराइज कर देता है इंट्रोडक्शन में पूरा आंसर अपना। जैसे मेरे ख्याल से डिटरेंस वाले में इसने लिखा था कि कैपिटल पनिशमेंट क्रिएट्स फियर, कॉमा लीड्स टू लेसर क्राइम रेट्स, कॉमा लीड्स टू दिस, लीड्स टू दैट। अब उसके बाद वो सेम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा मत करो। इंट्रोडक्शन एक ऐसा लिखो विच इज यूनिक, ठीक है। सेम कंटेंट ऐसा मत दो जो तुम उसको बाद में रिपीट करने वाले हो। रूपायन, आई विल रीड योर मैसेज एंड देन उस पर बात कर लूंगा, ठीक है। तो एक दिक्कत तो काफी लोग ये करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन में जो मेन बॉडी में लिखना है उसको लिख देते हैं, ऐसा मत लिखो। इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा यूनिक बनाओ, ठीक है। अभी भी टाइम, ये चीजें प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी। फिर कंक्लूजन में लोग क्या दिक्कत करते हैं, दे मेरली समराइज उन्होंने ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। मतलब या तो तुम इंट्रोडक्शन में बता रहे हो आगे मैं ये लिखने वाला हूं, और कंक्लूजन में तुम लिखते हो मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है, तो ऐसा मत करो यार। कंक्लूजन में यू आर सपोज टू मूव अहेड ऑफ वॉट एवर यू हैव टॉक बिफोर। जो तुमने ऊपर बात की हुई है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्ट्स एज अ इफेक्टिव डिटरेंट, ये वो, तो उसमें जब तुमने ऊपर आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो तुम कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि भाई कैपिटल पनिशमेंट अलोन एक इफेक्टिव डिटरेंस नहीं है, इसके लिए तुम्हें पूरा एक होलिस्टिक जस्टिस का सिस्टम, पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इन प्लेस चाहिए होता है। और टाइम के साथ जैसे हमारी जस्टिस थ्योरी इवॉल्व कर रही है, अभी सबको ये चीज पता है कि अगर तुम्हें क्राइम फ्री सोसाइटी चाहिए, तुम्हें एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस लेवल और ये सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू गो टुवर्ड्स अ क्राइम फ्री सोसाइटी, ठीक है। केवल गर्दन उड़ाने से नहीं मिलती क्राइम फ्री सोसाइटी, फिर तो लोग ही नहीं बचेंगे। तो ये इस टाइप से कंक्लूड करो, जो तुमने ऊपर लिखा है उसके आगे व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, उसको एक बैलेंस देकर खत्म करो, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर वहां तो ऐसा दिखता है कि इट इज इफेक्टिव डिटरेंस या फिर नहीं इफेक्टिव डिटरेंस, राइट समथिंग न्यू ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर तुम अभी इस टाइम पे यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि हाउ कैन आई गिव अ वे फॉरवर्ड, हाउ कैन राइट अ बेटर कंक्लूजन, तो फिर क्या फायदा है प्रैक्टिस का। आई एम गिविंग यू सो मच टाइम कि भाई इसीलिए दे रहे हैं ना कि सोच के अच्छा सा लिख लो। आई थिंक ऑलमोस्ट 31 टॉपिक्स हो गए, 31 32 वगैरह हो गए हैं, एंड अभी भी सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। वो मैं सेम ही रिमार्क देता रहता हूँ सेम लोगों को, तो ऐसे काम मत करो। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में नीड टू थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सा सोच के अच्छे से लिखो, ठीक है। भाई रूपायन तुमने मैसेज किया था, देखता हूँ क्या बोल रहा था ये। रूपायन ये कह रहा है सर आर्ग्यूमेंट में इंट्रो और कंक्लूजन एक जैसा साउंड हो रहा है, सो एनी स्पेसिफिक फ्रेजेस टू बी यूज्ड। भाई कुछ स्पेसिफिक फ्रेज नहीं यूज करने हैं, यू हैव टू सिट एंड थिंक कि क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना बेटर है। अगर तुम्हें लगता है मैंने ये मेरे दिमाग में आ रहा है बट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उस चीज को मत लिखो ना, थोड़ा और सोचो। यहाँ पे अगर सोचते रहोगे तो फिर आगे जाके तब ठीक से लिख पाओगे ना। अगर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कई लोग का इंट्रो और कंक्लूजन ही सेम आता है, तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब हो गया, एंड एग्जाम्पल्स रेलेवेंट दिया करो यार, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर तुम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल्स दे रहे हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरी तरफ से तो यही था आज की वीसी में, बिकॉज वो कैपिटल पनिशमेंट वाला एकदम ऑफ द मार्क था सबका, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट है तो भी पूछ सकते हो, डिस्कस कर लो। है किसी का कोई इशू, कोई पॉइंट, कुछ भी कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है? नहीं तो विल एंड इट हियर। हनी बताओ, हैंड रेज किया था। सर मैंने विकसित भारत वाले उसमें ऐसे में मुझे लगा सर मैंने गवर्नमेंट स्कीम ज्यादा लिख दी है सर, और हाँ मैं यस, बहुत लिखी थी। गवर्नमेंट फोकस ज्यादा हो गया था सर, मुझे लगता है सर उसमें।
भाई देखो, गवर्नमेंट पे बेस्ड नहीं लिखना है तुम्हें। विकसित भारत इज अबाउट अवर नेशन, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। तो पहली बात तो मैंने जो बताई ये दिमाग में रखो कि विकसित भारत इज अबाउट कि इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगा, ठीक है। अब डेवलप नेशन की डिफिनीशन क्या होती है? जीडीपी पर कैपिटा ही डिफिनीशन है। तो अब उसमें यू शुड टेल इट स्पेसिफिकली कि भाई हमारा टारगेट है इतना जीडीपी बाय दिस ईयर, पर कैपिटा अभी इतना है तो हमें इतना जाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम लोग अभी काफी पीछे हैं, तो बहुत सारा डेवलपमेंट चाहिए विच स्टैंड्स एट नियरली 8% उस टाइम तक, जो कि विच इज नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव, ठीक है। जब ये सारी बातें कर ली हैं तो अब तुम मेनली बातें किस पे करनी है कि ये जो ग्रोथ रेट है 8% का, ये कहां से लाने वाले हो? फ्रॉम वेयर आर यू ड्राइविंग दिस इकोनॉमिक ग्रोथ? अब उस पे मेन बातें कर लो अपनी अपनी, जो मैंने बताई है कि भाई ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लो, एक्सपोर्ट्स की बात कर लो, जो नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं इन सब की बात कर लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से आने वाली है। सेकेंड पार्ट ऑफ योर एसे इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ग्रोथ, कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। बस हो गया। तो यही है, ऐसे में मेनली 3 पार्ट्स थे उसमें। इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से, क्या मतलब कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से आएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, बस दैट्स इट, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट है भाई, पूछ लो अभी। अच्छा, जस्ट वन थिंग भाई, जो मैं रिमार्क्स देता हूँ उसको कितने लोग हैं जो पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि सर ने क्या लिखा है अपनी खराब सी हैंडराइटिंग में? कितने लोग हैं ऐसे जो पढ़ते हैं रिमार्क्स को? सर मैं ट्राई तो करता हूँ लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे। कौन बोल रहा है भाई? अच्छा, आनंद बोल रहा है कि क्या समझ नहीं आता, बताओ यार। सर आपकी स्पेलिंग कभी कभी समझ नहीं आती, फिर मैं थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। आज समझ में तो आ जाता है ना, ऐसे तो मुझे भी सबकी राइटिंग बहुत देखनी पड़ती है। मेरा तो कोई पूछता नहीं सर आप कैसे पढ़ते हो अजीब सी हैंडराइटिंग्स में, तो फिर भी ठीक है काफी लोगों से, ठीक है। पॉइंट इज, देखो जो मैं रिमार्क्स दे रहा हूं तुम लोग के अगर समझ में आते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज मुझसे पूछ लिया करो सर ये क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। बिकॉज अगर सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही है ना तो इट मीन्स दैट वी आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि तुमने एक ऐसे लिखा है उसमें कोई गलती की है, इट शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में रहे कि मैं ये गलतियां करता हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में भी है कि ठीक है मेरी टेंडेंसी है कि मैं इंट्रो कंक्लूजन सेम लिखने की मेरी टेंडेंसी है, तो एटलीस्ट एग्जाम हॉल में तुम कंक्लूजन लिखने से पहले यू कैन रीड द इंट्रोडक्शन अगेन एंड राइट अ डिफरेंट कंक्लूजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लो में आते आते लिख दिया भाई जो भी चल गया पेन, ठीक है। तो जो मैं रिमार्क्स दे रहा हूं उसको एटलीस्ट देखते रहो, एंड समझ में नहीं आता तो वीसी में पूछ लिया करो कि सर आपने मुझे ये रिमार्क दिया था इस ऐसे में, इसका क्या मतलब था, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ही वीसी में आज तक मेरे ख्याल से पूछा है, एंड आई थिंक वो किसने पूछा था, सुरभि ने शायद पूछा था, एंड देन वन मोर गाय आस्क्ड, बस दैट्स इट। आज तक किसी ने पूछा नहीं कि सर क्या रिमार्क है। मतलब आई एम सरप्राइज कि कैसे समझ सबको समझ में आ जाता है जो मैं लिखता हूँ। मुझे कई बार अपनी हैंडराइटिंग खुद समझ नहीं आती है, ठीक है। तो पूछ लिया करो भाई कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है? ओके, सो दैट्स इट भाई। अभी से क्या कर लो, जो भी एसेस दे रहा हूं यार उसको सिंसियरली खत्म करो, समझ के लिखो थोड़ा टाइम लेके, एंड मार्च एंड तक यार प्लीज प्लीज बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि हिस्ट्री खत्म कर लो, बिकॉज हमें बाकी टॉपिक स्टार्ट करने हैं। वो इकोनॉमी पॉलिटी और ज्योग्राफी में हम एंशियंट टाइम से अटके हुए हैं, ठीक है। मिडिवल टाइम्स तक आ ही नहीं पाए, और फिर मुझे लग रहा है कि एग्जाम के बाद मॉडर्न टाइम्स आएंगे हमारी प्रिपरेशन के। तो ऐसे काम मत करो, इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सबने कर लिए, हिस्ट्री खत्म करो जल्दी से। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दिस साइंस एंड एवरी अदर थिंग जो खत्म करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि पोर्शन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, बिकॉज वो सब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग यार, ठीक है।